2007 से कुर्मी और ओबीसी समाज जिस तरफ झुका, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उसी खाते में गई। ये स्पष्ट आंकड़े बताते हैं। ये तमाम 2007 के बाद के आंकड़े दर्शाते हैं कि ओबीसी समाज ने जिस राजनीतिक पार्टी को 50% का भी समर्थन दे दिया, उस राजनीतिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपनी कुर्सी को स्थापित कर लिया। एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसी बात से समझाऊंगा कि किस तरीके से धीरे धीरे जो कुर्मी और पिछड़े समाज का वोट परसेंट था वो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। ये ग्राफ जो पहले ऊपर जा रहा था, कुछ दिन पैरेलल चला, लेकिन अब नीचे आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सदमे की खबर है ही, इसके साथ साथ उनके गठबंधन में तमाम पार्टियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है कि जो भाजपा विरोध का पिछड़ा और कुर्मी वोट है उसे कैसे साधा जाए। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बीजेपी के कई बड़े नेता एसपी में शामिल हुए हैं। इन बड़े नेताओं में तमाम ऐसे नेता भी हैं जो पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आप ओम प्रकाश राजभर को ले सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं, और भी तमाम विधायक आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2007 के बाद का समीकरण क्या है? चुनाव से 5 महीने पहले यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों करना पड़ा? 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, क्यों? ये आप समझेंगे इसमें जो चेहरे जोड़े गए हैं उनसे। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 55% की ओबीसी आबादी है, 17 से 20% के बीच दलित है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े स्पष्ट और एक्यूरेट नहीं है। ये एक अनुमान है कि 17 से 20% दलित आबादी हो सकती है। एसटी की आबादी जो है वो भी 1% से कम है, लेकिन अहम भूमिका निभाती है कुछ सीटों पर। फॉरवर्ड वोट 12 से 14% के बीच में ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन अगर अनुमान और आंकड़े देखें तो ये 10% से नीचे है फॉरवर्ड वोट। फिर भी इसे 12% मान के चलते हैं क्योंकि मीडिया संस्थान भी ऐसा लिखते हैं। 17 से 21% आसपास मुस्लिम आबादी है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 55% ओबीसी आबादी है। यही वजह है कि इन जातियों के समीकरण को सही तरीके से साधने के लिए चुनाव से ठीक 5 महीना पहले, इस बात पर मैं फिर से जोर दे रहा हूं, 4.5 साल बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को याद आया, अरे हमारे मंत्रिमंडल में तो कोई ओबीसी नहीं बच रहा है। तो ये विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 3 नए चेहरों को शामिल किया गया। SC ST के 11 मंत्री बनाए गए, वहीं ओबीसी के 3 और मंत्रियों को शामिल कर उनकी संख्या 21 की गई। लेकिन इस विस्तार के बाद बीजेपी को बड़ा झटका किसने दिया? ओम प्रकाश राजभर ने। विस्तार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ते हुए ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। इससे बीजेपी की साख पर गहरा बट्टा लगा, क्योंकि बीजेपी के पिछले कई वादे जुमले साबित हुए और फिर उन्हीं के गठबंधन से टूटे एक मंत्री ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। इसके ठीक बाद बीजेपी के तमाम विज्ञापनों में झूठे फोटोग्राफ भी पाए गए। तो जनता के भीतर बीजेपी के झूठ को लेकर के एक स्पेस बन गया है। इसके बाद अब एसपी में शामिल हो गए ओम प्रकाश राजभर। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 3 मंत्री और 11 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी। ये वो बड़ा डेंट है जिसकी बात तमाम बड़े मीडिया संस्थान नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 250 सीटें जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग 13 विधायक उनकी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। 3 मंत्री चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं हो रही है। यही अगर समाजवादी पार्टी के साथ होता तो अब तक ऐसा कह दिया जाता कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा में शामिल हो गई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर और पत्रकार इतने ईमानदार हैं कि उनकी ईमानदारी के सामने ये आंकड़े टिक नहीं पाते हैं। फिलहाल हम आपको वो बात समझाने की कोशिश करते हैं। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ थे, जिससे मौर्य वोट उनको काफी मिला। मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गैर यादव ओबीसी और बीजेपी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैर यादव मतलब यादव भी ओबीसी है, जो 16% के आसपास उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी है उसमें से कुर्मी सबसे ज्यादा है, फिर मौर्य है, कुशवाहा है, शाक्य है, सैनी है, लोधी है, तमाम है। इन सभी को जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया था भाजपा द्वारा 2017 के चुनाव में, जिसमें वो कामयाब भी रहे। लोक नीति CDCS के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े दिखते हैं। एक सर्वे है जो जातीय समीकरण पे जैसा वोट पड़ता है उसको लेकर के किया जाता है। यह आंकड़ा बताता है कि बीजेपी को जो लगातार जीत मिल रही थी उसमें ओबीसी वोट का बहुत बड़ा योगदान था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 5% यादव, 42% कुर्मी और 17% कुशवाहा के साथ अन्य ओबीसी वोट मिला।
ये 2007 का आंकड़ा है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत बढ़ा। कैसे बढ़ा ये समझिए। 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% यादव, 53% कुर्मी, 60% कुशवाहा और अन्य ओबीसी वोट मिला। मतलब ये परसेंटेज लगभग यादव का तो 6 गुना बढ़ गया, कोयरी कुर्मी भी 10% बढ़ा, कुशवाहा लगभग 2 गुना बढ़ा। उसका परिणाम रहा कि 2014 में मोदी सरकार बड़ी ताकत से जीती। साल 2019 में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव यानी 5% यादव वोट का नुकसान हुआ 14 के बाद 19 में, जो अखिलेश यादव के साथ स्विच हुआ। फिर से 80% कुर्मी कोयरी वोट गया भारतीय जनता पार्टी को, यह भी दावा किया जाता है 19 में। कुशवाहा का लगभग 72% वोट भारतीय जनता पार्टी ले गई 19 में। यानी ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका 14, 17 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ। इसके बाद ये 4 गुना जब वोट प्रतिशत बढ़ा, इसी को देखते हुए बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया, लेकिन उनके हाथ से ताकत छीन ली। जो स्टूल पे डिप्टी सीएम को बिठाने का आरोप बार बार समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल लगाते हैं, वो सोशल जो मैकेनिज्म है, एक सोशल इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट उसमें दिखाई देता है कि तमाम सवर्ण नेता बैठे हैं गद्दादार सोफेदार कुर्सी पर और उनके बीच में एक ओबीसी नेता के लिए स्टूल लगा दिया जाता है। ऐसे में जब वो मंच पर बैठा है तो उसकी राजनीतिक हैसियत और उसके समाज के सम्मान का पूरा अधिकार रखना चाहिए था, जहां बीजेपी से चूक हुई। वो चूक इतनी भारी पड़ी कि अब इसको ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। 2019 में जो महागठबंधन था उसको इसी वोटर ने फेल किया था और भाजपा को जीत दिलाई थी। लेकिन 2019 के बाद आता है कोरोना और 2019 के बाद फेल दिखती है उत्तर प्रदेश की सरकार। यूपी एकमात्र स्टेट है जिसका चुनावी मैंडेट एकदम एक तरफा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब प्रदेश में नौकरियां मिली नहीं, रोजगार के अवसर बने नहीं, ओबीसी आरक्षण खतरे में रहा, कोरोना में तमाम समस्याएं रहीं, लाशें बहीं गंगा में, अस्पतालों में बेड नहीं मिले और जिसने कहा कि उसको ऑक्सीजन की कमी है उसे जेल में डालने का फरमान भी जारी हुआ। कस्टोरियल डेथ भी बढ़ी। व्यापारी की गोरखपुर में पुलिस ने हत्या कर दी। एक लड़की का रेप हुआ, उसकी लाश उसके माता पिता से बिना पूछे जला दी गई। लेकिन पूरे पोस्टर में दिखता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, अस्पताल बने हैं, कहां बने हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। इसके बाद हम 2019 की बात कर रहे थे जब महागठबंधन फेल हुआ, लेकिन फॉरवर्ड कास्ट कुर्मियों कोरी वोट के साथ अन्य ओबीसी ने बीजेपी का साथ दिया था, जो कि अब देने को तैयार नहीं है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि महागठबंधन का जाटव मुसलमान यादव वोट टिक नहीं पाया था। चुनाव के बाद इस आंकड़े को जारी किया गया था जिसके मुताबिक 2019 में महागठबंधन कुर्मी कोरी वोट सिर्फ 14% पड़ा था। सोचिए कि 80% वोट चला गया कुर्मी कोयरी का भाजपा के पास, 14% आया महागठबंधन के पास, 6% वोट तितर बितर होकर के गया। अन्य ओबीसी में 18% वोट मिला, लेकिन उसका भी 70% से बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो सीधे सीधे आपने समझा कि 14 से 19 तक बीजेपी ने ओबीसी के नाम पर अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया। लेकिन अब बात करेंगे उन 6 अहम बिंदुओं पर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी वोट बैंक है उसमें सेंध लगा रहा है। पिछली बार राजभर बीजेपी के साथ थे, इस बार नहीं है, बीजेपी -1। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में मौर्य जी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, इस बार नहीं है। तो राजभर और मौर्य वोट का बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी देने वाली है। पिछली बार अनुप्रिया पटेल गठबंधन में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इस बार अनुप्रिया पटेल की मां अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। तो जो कुर्मी वोट 80% झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रख रहा था, वो अब ओबीसी के इस गठबंधन में अपनी राजनीतिक हैसियत तलाश रहा है। तो उस पूरे वोट बैंक का लगभग 60% नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कृष्णा पटेल लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। और यही आरोप राजभर भी लगा रहे हैं, यही आरोप स्वामी प्रसाद भी लगा रहे हैं। देश और प्रदेश के पिछड़ी जातियों के 5 बड़े दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, उनके समाज के साथ धोखा किया है। तो फिर क्या ये वोट मूव नहीं करेगा?
मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि 19 से 21 के बीच के जो 2 साल का गैप रहा है, इस गैप में महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन तमाम मुद्दों पर जो आम पब्लिक है उसका रोष भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है, उनके खिलाफ एक माहौल बना है। उस माहौल में अखिलेश यादव का चुनावी ताल ठोकना और योगी आदित्यनाथ पे सीधे हमले करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कमजोर बना रहा है। लेकिन बड़ी चोट तब हुई जब ये 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के खिलाफ अपने प्रचार की रणनीति को शुरू किया। तो लगभग जो आप समझे कि 2014 से 2019 तक जो 70% ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था वो अब कम हुआ और पहले से ही 30% वोट इस गठबंधन के साथ था, फुटकर में था। तो अब कुल मिलाकर 30% वो वोट जो पहले से इन पार्टियों को मिल रहा था और 5 बड़े नेताओं के स्विच कर जाने से हर नेता के हिसाब से अगर हम उसकी क्षेत्रीयता, उसकी जातीय समीकरण और उसकी राजनीतिक भागीदारी देखें तो 10% पिछड़े वोटों का मार्जिन रखते हैं। अगर ये 10 पना 50% वोट और जुड़ता है तो 80% कुर्मी और कोयरी वोट जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इस बार इस गठबंधन की तरफ झुक रहा है। और यही वो वोटर है जो पूरे चुनाव का समीकरण बदल देता है। यह हर जगह 10, 15, 20, 25, 30 हजार की तादाद में मौजूद है और अगर एक तरफ झुकता है तो किसी को भी हरा सकता है, खुद भी जीत सकता है और सीट के सारे समीकरण बदल सकता है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि कुर्मी भले इस उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर ना बैठा हो, लेकिन जो भी सीएम कुर्सी पर बैठा है वो इसीलिए बैठ पाया क्योंकि कुर्मी ने उसे बिठाया है। चाहे वो मायावती रही हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ रहे हो। मैं ये भागीदारी की संख्या और इसकी परिभाषा आपको समझाना चाहता था कि जिस तरफ 2007 से कुर्मी झुका, कुर्सी सत्ता की उसी तरफ बिछी। इस बात को समझिए, अपनी ताकत और अपनी हैसियत को पहचानिए और यह तय कीजिए कि आने वाले चुनाव में पिछड़ों के मुद्दे किस तरह से आप तक पहुंचेंगे। इन तमाम खबरों को ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगी क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन बोलतंत्र आपको सच्ची खबरें बताएगा और वंचित समाज की तमाम खबरें आप तक लेके आएगा। बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और कुर्मी समाज के, पिछड़े समाज के तमाम ग्रुप्स में इस स्टोरी को पहुंचाइए ताकि जो भी लोग थोड़ा बहुत टेक्निकली संपन्न हैं, थोड़ा सा राजनीतिक समझदारी रखते हैं, वो इस आंदोलन से जुड़ें और पिछड़े समाज को इकट्ठा करें।